सुबह मिस्री की नींद खुली वह कार्तिक की बाहों में थी। उसने खुद को देखा तो शर्म से पानी पानी हो गई। उसने झट से खुद को ब्लैंकेट से ढक लिया। अब उसकी नज़र कार्तिक की ओर उठी, जो बहुत ही सुकून से सो रहा था। तो उसकी आंखों के सामने रात की बहुत प्यारी प्यारी तस्वीर आई, जिनमें वह उसे परेशान कर रहा था, शरारतें कर रहा था। कैसे उसने पूरी रात उसे सोने नहीं दिया। ना जाने क्यों मुझे पिछली कोई बात याद नहीं आ रही, लेकिन तुम्हारे हर स्पर्श से ऐसा लगता है जैसे मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम मेरे। मुझे और कुछ याद नहीं करना। जो यादें कल मिली वह सबसे खूबसूरत है, उसने मीठी सी मुस्कान के साथ कहा, और कार्तिक के सीने में और सिमट गई। तो कार्तिक की नींद टूट गई। उसने कसकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और शरारती नजरों से उसकी आंखों में देखकर, क्यों दिल नहीं भरा? उसके सवाल पर मिश्री नहीं में सिर हिलाने लगी। तो कार्तिक के होंठों की मुस्कान और गहरी हो गई। अच्छा मिश्री, ये बताओ, तुम्हें हमारा फर्स्ट बेबी बॉय चाहिए या गर्ल? उसने उसकी आंखों के नजदीक आकर पूछा। मिश्री ने पलकें उठाकर उसे देखा। जवाब देने के लिए उसके होंठ हिले, मगर बोल नहीं पाई। उसने पहले ही उन्हें अपने काबू में ले लिया। 1 घंटे बाद त्रिवेणी जी कार्तिक के कमरे के बाहर आईं। अरे ओ महाराजा, और तुझे ऑफिस नहीं जाना क्या? 10 बजने को है। साहबजादे की नींद अभी तक नहीं खुली। और एक मेरा प्यारा प्रेम है, सुबह के 4 बजे से जाकर जिम में जाकर पसीना बहा रहा है। त्रिवेणी जी कार्तिक के कमरे पर दस्तक देते हुए बड़बड़ा रही थी। तभी कार्तिक ने दरवाजा खोला तो वह उन्हें पूरा रेडी नजर आया, और उसने प्यार से उन्हें गले लगा लिया। गुड मॉर्निंग मम्मी, कभी कभी छुट्टी तो बनता है ना। रोज टाइम पर ऑफिस जाता हूँ, आज एक छुट्टी ले ली। आपका ही काम कर रहा था, उसने प्यार से उन पर अपनी बाहें कसकर कहा। त्रिवेणी जी पहले तो कुछ नहीं समझी, फिर उनकी नजर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी मिस्री पर गई, जो लाल साड़ी पहने गहनों के साथ बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्हें देखकर वह भी उनके सामने आ गई, और उसने झुककर उनके पैर छू लिए और खड़ी हुई। तो जब उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए उसके सर पर हाथ रखा, तो उन्हें उसके लाल गुलाबी हो रहे गाल नजर आए, जिसे देख उन्होंने झट से कार्तिक की ओर देखा, जो शैतानियत के साथ मुस्कुरा रहा था। फिर उसने इतराकर त्रिवेणी जी के कंधे पर अपनी कोहनी रखकर, मम्मी प्लीज, अब थोड़ी देर तक सोने दिया करो। शादी हो गई है आपके बेटे की, अब जिम्मेदार बनने के लिए थोड़ी और जिम्मेदारियां भी तो निभानी पड़ेंगी ना। उसने शरारत के साथ एक आंख दबाकर कहा। त्रिवेणी जी ने उसके कान पकड़ना चाहे तो वह झट से कमरे में भाग गया, और वहीं उनकी बातें सुनकर मिश्री बर्फ की तरह पिघलती जा रही थी। त्रिवेणी जी ने प्यार से मुस्कुराकर उसे देखा और झट से उसे गले लगा लिया। सब समझ में आ रहा है मुझे। अरे मैं तो कब से तरस रही हूँ, बस इस घर में जल्दी से किलकारी गूंजे। उन्होंने प्यार से मिस्री के गाल को छूकर कहा। फिर सोचने लगी, काश जल्दी से छोटे बेटे का भी घर बस जाए, छोटी बहू भी आ जाए तो घर में रौनक बढ़ जाएगी। फिर मिस्री के साथ वह नीचे हॉल में आई। उसने मन से पूजा किया, सबको प्रसाद देकर कार्तिक के सामने आई, और आरती की थाल आगे करके उसने इशारे में उसे अपनी मांग भरने के लिए कहा। कार्तिक ने भी मुस्कुराते हुए पूजा की थाल से एक चुटकी सिंदूर लिया और उसकी मांग में भर दिया। इतने से ही मिस्री खुश हो गई। फिर डाइनिंग एरिया में आई। मिस्री वैसे तो खाना बनाना भूल चुकी थी, फिर भी उसे खाने बनाने का मन था, तो वह त्रिवेणी जी के साथ किचन में चली गई। त्रिवेणी जी एक एक चीजें उसे बताने लगी कि क्या कैसे करना है, तो उसने प्यारा सा नाश्ता बनाया, जिसे खाने के बाद सबका दिल खुश हो गया, मगर नैना का दिल जलने लगा। मिश्री और कार्तिक को साथ देखकर देर रात प्रेम भी लौट आया था, तो उन दोनों को देखकर उसे भी खुशी हुई। फिर कार्तिक और प्रेम ऑफिस के लिए निकलने लगे। दोनों कोकिला और त्रिवेणी जी जिसे आशीर्वाद लेने पहुंचे, तो त्रिवेणी जी ने प्रेम के कान पकड़ लिए। अरे जरा शर्म कर, बड़े भाई की शादी हो गई है, कुछ दिन बाद उसके बगीचे में फूल खिलने लगेंगे। तू भी अपने लिए कोई ढूंढ ले। वैसे तो मुझे बहू की छोटी बहन पसंद है, बात कर उससे, दोनों कितनी खूबसूरत है। न जाने क्यों उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं उसे जानती हूँ। उसकी आवाज भी सुनी सुनी लगती है। वैसे तो दोनों बहू की आवाज एक जैसी है, फिर भी तू बात करना। उसे त्रिवेणी जी ने उसके कान को मरोड़ते हुए यह कहा, तो प्रेम बेचारगी से कार्तिक को देखने लगा। फिर हाँ हाँ करते हुए दोनों ऑफिस जाने के लिए निकल गए। हमेशा की तरह प्रेम ड्राइविंग सीट पर बैठा, क्योंकि उसे कार ड्राइविंग बहुत पसंद था, और कार्तिक पैसेंजर सीट पर बैठा। और प्रेम, क्या सोचा तुमने? अचानक कार्तिक ने उसकी ओर देखकर पूछा। प्रेम चौंक गया। किस बारे में भैया?
अरे भूल गई क्या? मम्मी ने कहा ना नैना से बात करने के लिए। तो प्रेम का मुंह लटक गया। क्या भाई, एकदम टेढ़ी खीर है। कुत्ते की दुम की तरह सीधे से बात ही नहीं मानती। प्रेम का मूड बिगड़ गया। मानेगी? तू ट्राई तो कर। भाई, आप ही कोई आइडिया बताओ। एक काम कर, किसी अच्छे लोकेशन पर उसे लेकर जा और प्रपोज कर दे। पक्का भाई, काम करेगा? यार ट्राई तो कर। सोच रहा हूँ मैं भी मिस्री को लेकर कहीं जाऊं। लेकिन भाई, डैडी और राजेश अभी गायब हैं। वह दोनों कभी भी कहीं से भी अटैक कर सकते हैं। बंगले की सिक्योरिटी तो हमने 10 गुना ज्यादा बढ़ा दी है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कुछ किया तो? कार्तिक सीरियस होकर, कुछ नहीं कर पाएंगे वह। उनसे टकराने के लिए हम लोग हैं। उनकी वजह से मैं मॉम दादी मिस्री पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। बेबी के बारे में पता चला? नहीं भाई, उस राजेश ने पता नहीं बेबी और ललिता को कहाँ किया है। लास्ट बार वह एयरपोर्ट पर दिखे थे। उसके बाद पता नहीं कहाँ चले गए। आखिरी सांसों में राइफल ने बेबी को अपने पास रखने के लिए मुझसे वादा लिया था। उस वक्त अगर वह बीच में नहीं आता तो मेरी जान चली जाती। कार्तिक ने राइफल को याद करते हुए कहा। चाहे उसके और मेरे बीच दुश्मनी कितनी भी हो, लेकिन फिर भी उसने मेरी मिस्री को अपने पास हिफाजत से रखा। और उसने जो वादा लिया है, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। बेबी हमेशा मेरे साथ रहेगी। अपने सारे आदमियों को लगा दो, उसने प्रेम से कहा। ओके भाई, बहुत जल्द बेबी आपके सामने होगी। वही नहीं, ललिता के बारे में भी पता करो। मिस्री ने शिकायत किया था कि वह उस पर बहुत जुल्म करता है। ठीक है भाई, अभी आदमियों को काम पर लगा देते हैं। ऐसे ही बातें करते करते दोनों ऑफिस पहुंच गए। उनके ऑफिस चले जाने के बाद नैना मिस्री के कमरे में आई। मिस्री कमरे में रखे सारे गुलदस्तों में ताजे फूल लगा रही थी और वह खुद एक फूल की तरह ताजगी से खिली हुई थी। नैना जबड़े मसलते हुए उसके पास आई और फिर मिस्री के लिए अपने मन में जहर लेकर आई थी। मगर वह उसके साथ कोई बुरा व्यवहार कर पाती उससे पहले त्रिवेणी जी वहां आ गईं और मिस्री को फूल सजाते हुए देखकर उन्होंने सोचा कि नैना भी यही काम कर रही है। बेटा, तुम दोनों को ऐसे फूल लगाते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलो, लंच भी तैयार हो चुका है। साथ में लंच करते हैं। मुझे ढेर सारी बातें करनी है तुम दोनों से। त्रिवेणी जी ने उन दोनों के सामने आकर कहा। दोनों मुस्कुराती हुई उनकी ओर मुड़ी और कमरे से निकलकर सीढ़ियों से उतरते हुए आपस में बातें करने लगी। नैना बेटा, मिस्री तो पिछला सब कुछ भूल गई है। तुम्हें तो याद है ना? तुम बताओ, तुम दोनों का बचपन कैसा था? माता पिता से कैसे संस्कार मिले तुम्हें? बेड़ी जी ने सीढ़ियों से उतरते हुए सवाल किया। वह दोनों उनके ही पीछे थीं। हाँ नैना, बताओ ना, हमारा बचपन कैसा गुजरा था? हम दोनों बहनें हैं तो बहुत प्यार से रहती होंगी ना। बहुत मस्ती से हमारा बचपन गुजरा होगा। साथ में हम खेलते होंगे। मिसी ने बहुत खुश होकर उससे पूछा। तो नैना के होठों पर अब तक जो मुस्कान थी वह गायब हो गई। उसे दोनों का बचपन याद आया। मिसी तो हमेशा उसके लिए फ्रेंडली थी। वही हमेशा उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। उसे मिस्री की कोई भी चीज पसंद नहीं आती थी। वह बस उसे झगड़ने का बहाना ढूंढती रहती थी। बचपन की खूबसूरती का मजा लेना छोड़ वह बस अपनी कोशिश में रहती थी कि कैसे मिस्री को अपने मम्मी पापा से दूर रखें, अपने आप से दूर रखें। ये याद करने पर उसके कानों में प्रेम की कही एक बात सुनाई दी। नैना, जिस रास्ते पर तुम चल रही हो ना, उसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाती चलोगी तो तुम्हारे रास्ते खुद मुश्किलों से भर जाएंगे। सामने वाले को तकलीफ देकर खुद की खुशी कभी नहीं हासिल कर सकती। जब तुम दूसरों को खुश रखना सीख जाओगी ना, तो सामने वाले की खुशी देखकर तुम्हारी खुशी भी दुगनी हो जाएगी। दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो, सदा सुखी रहोगी। किसी को तड़पाओगी तो तुम भी सुकून से नहीं रह पाओगी। तब तो उसने प्रेम की बातों को यूं ही टाल दिया था, लेकिन आज उसके कहे शब्द उसके दिल पर असर कर रहे थे। उसके कदम वहीं ठहर गए और त्रिवेणी जी के साथ मिश्री कई सीढ़ियां नीचे उतर चुकी थी। त्रिवेणी जी ने पलट कर देखा तो वह अभी उन्हें ऊपर खड़ी नजर आई। अरे बेटा, वहां क्यों रुक गई? यहाँ आओ। उनकी आवाज देने पर वह हड़बड़ाकर नीचे आई। फिर वह तीनों कोकिला जी के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर लंच के लिए बैठी। नैना की नजर पल पल मिश्री के चेहरे पर थी। उसके लाल गाल और शर्मीली आंखों को देखकर उसका दिल जल रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी कि यह सब उससे क्यों नहीं मिल रहा। उसने हमेशा मिश्री को जितना तकलीफ देना चाहा, सबसे अलग तन्हा करना चाहा, मगर वह खुद ही सबसे हमेशा जुदा होती गई। जब भी उसने मिश्री को रुलाया, मम्मी पापा से डांट खाकर
उसके ही आंखों में आंसू बहे। उसे सबसे छीनना चाहती थी, इसलिए उसका एक्सीडेंट करवा दिया, लेकिन इसमें उसके अपने मम्मी पापा उससे दूर हो गए। अभी पल पल उसे कार्तिक से दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसकी तगड़ी किस्मत घूमकर फिर मिस्री और भी ज्यादा कार्तिक के करीब होती जा रही है। और उसे क्या मिल रहा है, ये सवाल उसका कलेजा कचोटने लगा। प्रतिदिन सबका प्यार और दुलार पाकर मिस्री की तबीयत तो पहले से बेहतर होने लगी। कार्तिक और प्रेम भी अब क्राइम की दुनिया छोड़कर अपने बिजनेस को ही अच्छे से संभालने लगे। कार्तिक ने खुद कमिश्नर्स के सामने जाकर सरेंडर कर दिया और उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे उसे ब्लैकमेल करके किंग बनाया गया था। उसके हाथों बुरे काम करवाए जा रहे थे, मगर उसने कुछ भी जानबूझकर अपने हाथों से नहीं किया, जिसके लिए उसने कई सबूत भी दिए और गवाह भी खड़े कर दिए। सबूत और गवाहों के स्टेटमेंट लेने के बाद जब ये केस कोर्ट तक गया तो कार्तिक बेगुनाह साबित हो गया, क्योंकि कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ, क्योंकि कार्तिक ने कभी किसी को हानि पहुंचाया ही नहीं था। उसने कभी भी कुछ भी किया तो लोगों की मदद के लिए, इसलिए थोड़ी जुर्माना के साथ उसे रिहा कर दिया गया। आज मिश्री और नैना को लेकर प्रेम और कार्तिक बहुत खूबसूरत होटल में गए थे। दोनों ने उन दोनों के लिए सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन इसमें नैना ने अपना टेढ़ा दिमाग चलाकर मिश्री को अपनी बातों में उलझा लिया। उसने पता कर लिया था कि किस रूम में किसके लिए सरप्राइज तैयार है, और उसने बहुत ही होशियारी के साथ प्रेम की तैयार किए हुए रूम में मिश्री को भेज दिया और खुद कार्तिक के तैयार किए हुए रूम में पहुंच गई। और उस कमरे में पहुंचकर तो सबसे बड़ा झटका नैना को ही लगा। नैना जब उस रूम में दाखिल हुई, सब तरफ अंधेरा था। उसने अपने फोन का लाइट ऑन किया और आसपास देखने लगी। सब तरफ उसे व्हाइट और पिंक कलर के गुब्बारे नजर आए, और फिर एक कोने में कैंडल जलना शुरू हुआ। उसने बड़े गौर से उस ओर देखा। कोई वहां खड़ा था और कैंडल जला रहा था। उसे लगा कार्तिक होगा, लेकिन एक के बाद एक जब बहुत सारे कैंडल जले और कमरा कुछ ज्यादा रोशन हुआ तो उसे प्रेम नजर आया। खूब सारे कैंडल जलाने के बाद प्रेम उसके सामने आकर खड़ा हुआ। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? उसने शरारती मुस्कान के साथ नैना की आंखों के आगे आकर कहा, तो नैना के जबड़े कस गए। नैना उसे देखकर बहुत गुस्से में, तुम यहाँ? लेकिन इस कमरे को तो कार्तिक ने तैयार किया था ना। क्यों भाई मेरे लिए कुछ प्लान नहीं कर सकते? ये सरप्राइज भाई ने मेरे लिए प्लान किया था, और मैं उनके लिए। कैसा लगा? प्रेम ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा। तो नैना का दिल जल गया और उसने गुस्से में प्रेम की शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। क्यों तुम बार बार मेरे रास्ते में रुकावट बन रहे हो? मैं गुस्से में उस पर चिल्लाई। अब तो प्रेम को भी उस पर गुस्सा आ गया, क्योंकि तुम गलत रास्ते पर चल रही हो और मैं तुम्हें सही रास्ते में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। यार प्यार करता हूँ तुमसे, मुझे एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? भाई और भाभी को उनकी लाइफ में जीने दो ना। आई प्रॉमिस, जो कुछ भी भाभी को भाई से मिलेगा मैं भी तुम्हें दूंगा, बल्कि उनसे ज्यादा देने की कोशिश करूंगा। कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। प्लीज यार बिलीव मी। प्रेम ने उसकी दोनों कलाई थामकर बहुत प्यार से कहा, मगर नैना के दिल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तुम चाहे मुझे जितना भी रोक लो, मैं वह हासिल करके रहूंगी जो मुझे चाहिए। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो नैना। मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, फिर भी तुम मुझे ठुकरा रही हो। देखना एक दिन जब तुमसे दूर चला जाऊंगा, तरसोगी मेरे लिए। पास हूं तो मेरी कोई कदर नहीं जान रही हो ना। एक दिन जब तुम्हें एहसास होगा ना कि तुम पागलपन कर रही हो और मैं तुमसे सच्चा प्यार, तब रोती रहोगी मेरे लिए। लेकिन तब कहीं शायद बहुत देर ना हो जाए। प्रेम ने भी बहुत गुस्से में उसकी आंखों में देखकर कहा, और बहुत गुस्से में वहां से चला गया, क्योंकि नैना के कठोर व्यवहार से उसके दिल को बहुत तकलीफ पहुंची थी। नैना पर भले ही उसके प्यार का असर ना हो, लेकिन उसकी बेरुखी का असर प्रेम पर हो रहा था। वह नैना के बारे में बहुत बातें सोच रहा था, उस बारे में भी जिन्हें जानकर भी नैना अनजान थी, जो कि आगे चलकर उसे मुसीबत में डाल सकती थी, जिससे वह उसे बचाना चाहता था, लेकिन वह समझ ही नहीं रही थी। दूसरे कमरे में जब मिस्री कमरे के अंदर दाखिल हुई तो कमरा कैंडल की रोशनी से चमक रहा था। कमरे में बहुत खूबसूरत परफ्यूम की खुशबू आ रही थी और हर तरफ मिश्री की पसंद के फूल लगे हुए थे। कमरा इतना खूबसूरत था कि मिश्री चारों तरफ घूम घूम कर बस देखती रही, और जब उसे अपने कमर पर फिसलते हुए कार्तिक के हाथ महसूस हुए तो उसका दिल और खिल गया। वह झट से कार्तिक की ओर घूम गई और चमक भरी नजरों से उसकी आंखों में देखने लगी। वही बहुत प्यार से
कार्तिक उसे निहार रहा था। मिश्री बेबी पिंक कलर की साड़ी में थी। कार्तिक ने सेम कलर का शर्ट और वाइट जीन्स पहना था। वह भी और चॉकलेटी होकर उसके करीब आया। कैसा लगा सरप्राइज? आगे भी और सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में। ये बताओ, तुम हनीमून पर कहाँ जाना चाहोगी? कार्तिक ने प्यार से मिश्री को सीने से लगाकर पूछा। उसकी आंखों में देखते हुए उसकी और करीब आई। बस जहाँ तुम ले चलो। मेरे लिए तो वही जगह बेहद खूबसूरत होगी जहाँ तुम रहोगे। मिश्री ने उसकी आंखों के नशे में डूबते हुए कहा। कार्तिक खुश हो गया और वह कुछ करता उससे पहले ही मिश्री ने उसके कॉलर को कसकर पकड़ा और मुस्कुराकर उसके लबों को अपनी चाहत का प्यारा सा इनाम दे दिया, जिसमें कार्तिक भी शामिल हुआ और दोनों की यह शाम और भी हसीन हो गई। जहाँ ये दोनों एक दूसरे के आगोश में थे, समा भी हसीन था, चाहने वालों का दिल भी, चाहत भी खूबसूरत थी। वही बेचारे प्रेम को अपनी जंगली बिल्ली से रुसवाई मिली। वह तो उसे अपने प्यार की बहुत खूबसूरत याद देने पहुंचा था, मगर अपना दिल ही उसके हाथों तुड़वा कर आ गया। वह उस होटल की छत पर खड़ा बहुत मायूस अपने दिल की तरह टूटे हुए तारों को देख रहा था। वही प्रेम के टूटे दिल की आहट थी या जाने क्या। खूबसूरत कमरे में खड़ी नैना सुलग रही थी। उसे उस कमरे की खूबसूरती चुभने लगी। दिल में एकदम बेचैनी सी उठने लगी। दर्द सा होने लगा। किसी चीज के लिए अपने आप पर गुस्सा आने लगा। आंखों के आगे बार बार प्रेम का मायूस चेहरा, उसकी कई बातें और उसका उदास होकर चले जाना याद आने लगा, जिसे वह प्रभावित नहीं होना चाहती थी। प्रेम को जरा भी अपने दिल में अहमियत देना नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे उदास करके उसे खुद अच्छा नहीं लगा। नैना को लगने लगा जैसे कि जो तकलीफ उसने प्रेम को दी है, वह खुद उसे महसूस हो रहा है। उसने किसी को नहीं, किसी और ने उसे ठुकरा दिया। खून का समंदर उसके दामन में थमा कर, फिर उससे छीनकर उसे जलते रेगिस्तान में छोड़ गया। और कुछ करती उससे पहले ही उसे उल्टी लगने लगी। वह तुरंत उस कमरे की बाथरूम में गई। उसने सुबह से अब तक जितनी भी चीज खाई थी सब उसके पेट से बाहर आ गई। उसका पेट पूरी तरह से खाली हो गया था, फिर भी उल्टी रुक नहीं रही थी। वह मुंह धोकर उस रूम से बाहर निकली, एक मेडिसिन स्टोर में गई और फिर वहां से वापस बंगले में लौट आई। और अपने कमरे में पहुंचकर उसने अपना डाउट क्लियर किया। अपनी बदलती हालत को देखते हुए उसके मन में जो संदेह आया था, जब उसने उसके बारे में पता किया तो उसके होश उड़ गए। कार्तिक और मिश्री तो उसी होटल के कमरे में अपनी हंसी रात एंजॉय कर रहे थे। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए त्रिवेणी और कोकला जी अपने अपने कमरे में सो रही थी। देर रात जब बाहर प्रेम का मन शांत नहीं हुआ तो वह घर लौट आया। वह बहुत उदास था और जब अपने कमरे की ओर जा रहा था तो उसे नैना के कमरे से चीज टूटने की और उसके रोने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल बेचैन हो गया। उतरकर नैना के कमरे में पहुंचा। उसने कमरे में देखा तो वह वहां नहीं थी। उसे बाथरूम से उसके रोने की आवाज सुनाई दी। वह बाथरूम में गया। उसने बाथरूम में देखा तो नैना फर्श पर बैठी हुई फूट फूट कर रो रही थी। उसके आसपास की चीजें टूटी हुई थी। उसके मेकअप की चीज इधर उधर बिखरी हुई थी। बाथ टब भी उसने तोड़ दिया था। बाथरूम में लगे आईने को भी उसने चकनाचूर कर दिया था। और उन टुकड़ों के बीच बैठी खुद भी टूट कर रो रही थी। बहुत परेशान होकर उसके करीब आया और घुटने के सहारे बैठकर उसने उसकी कलाई पकड़ ली। बहुत विचलित होकर उससे पूछा, क्या हुआ नैना, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? रोते हुए नैना ने उसे देखा तो गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने एकदम से प्रेम को चांटा मार दिया। प्रेम हैरान उसे देखने लगा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। मुझे, मेरे प्लान, मेरी जिंदगी, सब बर्बाद कर दिया। वह बहुत गुस्से में चिल्लाई। प्रेम ना समझ नजरों से उसे देखते हुए, क्या बकवास कर रही हो? हुआ क्या? वह उस पर और गुस्से में चिल्लाई। होना क्या था? तुम अपनी प्लान में कामयाब हो गए। यही चाहते थे ना तुम? मैं कार्तिक को हासिल करना चाहती थी और तुमने मुझे हासिल करने के लिए ये प्लान बनाया। जब हम ब्राजील गए थे, तुम्हें शायद पहले से पता था कि मैं जीजू के साथ उस रात क्या करने वाली हूँ। इसलिए जानबूझकर तुम मेरे कमरे में आए और इसलिए तुमने मुझे नहीं रोका, क्योंकि यह तुम्हारा ही प्लान था। वह गुस्से में बौखलाई हुई थी। बोलने लगी। प्रेम भी उसके कंधों को कसकर पकड़कर, क्या बकवास कर रही हो तुम? ये सारा प्लान तुम्हारा था। उस रात गलती तुम्हारी थी। मुझे तो कोई होश था ही नहीं। झूठ मत बोलो, ये सारा तुम्हारा ही प्लान था। तुम्हारी नीयत बिगड़ गई थी मेरे ऊपर, इसलिए तुमने बहसब किया। नैना ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बकवास कर रही हो? हुआ क्या?
प्रेम को उसका बदला हुआ व्यवहार बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। सब बर्बाद हो गया। तुमने मेरे पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। मैं कार्तिक को इस फंडे में फंसाना चाहती थी, खुद ही फंस गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, इडियट। तुमने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। अब क्या करूं मैं बहुत गुस्से में उस पर चिल्लाई। उसकी बातें सुनकर पहले तो प्रेम को कुछ समझ में नहीं आया, फिर जोर कर झटका लगा, फिर एकदम से उसके होंठ खिल गए। अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? प्रेम ने एकदम नॉर्मल होकर कहा। तो नैना उसके चेहरे को देखने लगी। यार मेरे कहने का मतलब है, जो होना था हो गया। भाई अब अपनी लाइफ में सेट है, तो अब उनका पीछा छोड़ दो ना। तुम्हारी जिंदगी खुद तुम्हें एक नई जिंदगी का इशारा दे रही है। हम शादी कर लेते हैं, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रेम खुशी होकर मुस्कुराते हुए कहा। भाई उसके मुंह से यह सुनकर नैना का एकदम से खून खराब हो गया। उसने एकदम से फिर से प्रेम को खींचकर चाटा मारा और अपने से दूर धकेल दिया। वह संभाल नहीं पाया और शीशे के टुकड़े में जब प्रेम के हाथ लगे तो उसके हाथ काफी हद तक घायल हो गए। मगर इन सब से भी नैना को कोई फर्क नहीं पड़ा। गुस्से में उठकर खड़ी हुई। प्रेम भी उठकर उसके सामने खड़ा हुआ। उसके हाथ से बहुत सारा खून टपक रहा था और दर्द हो रहा था, इसलिए वह हाथ झटकता हुआ उसकी ओर देखने लगा। उसे उम्मीद थी कि अब वह अपनी गलती मान जाएगी, उसके लिए फिक्र दिखाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। नैना ने और भी ज्यादा गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया और उस पर चिल्लाई। तुम अपनी बकवास अपने पास रखो। मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। ना तुम मेरे लिए कोई मायने रखते हो, ना ही ये बेबी। तुम जबरदस्ती मेरी लाइफ में आए, और यह भी। तुम भी एक गलती हो और यह भी। और मैं दोनों को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। सुना तुमने? वह उस पर चिल्लाई। उसके कठोर शब्द प्रेम के दिल को लगे। उसने भी नमी भरी आंखों से उसे देखकर कहा, तो क्या करोगी तुम? अपनी जिद को पागलपन के साथ और भयानक बनाने के लिए क्या सोचा है तुमने? मैं तुम दोनों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकूंगी। मैं तुम्हें भी मार दूंगी और इसे भी, क्योंकि मुझे सिर्फ कार्तिक चाहिए। इस बच्चे को खत्म करने के लिए मैं अबॉर्शन करवा लूंगी और तुम्हारी जान ले लूंगी। नैना लगभग पागल ही हो गई थी, या शायद वह अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठी थी। वहीं प्रेम उसे टूटा हुआ सा देख रहा था। वह अपनी सनकीपन में और कार्तिक के लिए दीवानगी के पीछे इस कदर पागल थी कि उसने प्रेम की आंखों में कभी गहराई से देखा ही नहीं कि वह किस हद तक उसे चाहता है। उसके दिल में उसके लिए कितनी बेशुमार चाहत है। वह तो अपनी बेवकूफ़ी से बार बार उसका दिल तोड़ दिए जा रही थी। अब और इस हद तक पागल हो गई कि उसने पास बिखरे हुए शीशों में से एक कांच का टुकड़ा उठा लिया और एकदम से प्रेम के सीने पर मारने को हुई। वह तो बहुत गुस्से से वो शीशा का टुकड़ा प्रेम के सीने पर उतार ही देती, अगर बीच में ही प्रेम ने उसकी कलाई न पकड़ी होती। उसके पागलपन को देखकर प्रेम को भी उस पर गुस्सा आया। उसने भी खींचकर चांटा उसे मारा। नैना का सर घूम गया और वह चकराकर वहीं कांच के टूटे हुए टुकड़ों पर गिरने लगी। उस पर बहुत गुस्सा होने के बावजूद भी प्रेम उसे कांच पर गिरते हुए देख नहीं पाया और उसने खुद को घायल करते हुए उसे संभाल लिया। उसके बेहोश होने के बाद उसे शीशे के टूटे हुए टुकड़ों से बचाकर बेडरूम में लेकर आया। हालांकि उसके पागलपन और कठोर व्यवहार से वह खुद बहुत घायल था। कांच के टुकड़ों से उसे भी काफी चोटें आई थी, मगर उसने खुद पर ध्यान न देकर उसका ख्याल रखा। वह बेहोश हो चुकी थी, इसलिए प्रेम ने जो शीशे के टुकड़े उसके पैरों में चुभे हुए थे उन्हें निकालकर उसकी मल्लम पट्टी कर दी और आखिरी बार उसके चेहरे पर आकर झुका। उसकी नम आंखों से उसके चेहरे को देखा। वह खुद को बहुत मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, खुद को, लेकिन हारे हुए दिल से ना तो दर्द कम कर पाया, ना आंखों से टपकते हुए आंसुओं को रोक पाया। उसकी आंखों से आंसू टपक कर जब नैना के चेहरे पर गिरे तो वह होश में आई और झुकी हुई पलकों से उसे देखने लगी। तब प्रेम ने दर्द भरे स्वर में कहा, क्या सच में तुम अबॉर्शन करवाओगी? क्या तुम मुझे और इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती? क्या कमी है हम दोनों में? ऐसा क्या मिल जाएगा तुम्हें कार्तिक से जो मैं नहीं दे सकता? आगे चलकर क्या हासिल कर लोगी तुम ऐसा, इसकी खुशी इस बच्चे के मिलने की खुशी से भी ज्यादा होगी तुम्हारे लिए? तुम हम दोनों को खुद से दूर करना चाहती हो ना? प्रेम ने नमी भरी आंखों से उसकी आंखों में देखकर पूछा। नैना अब भी अपने पागलपन की ही धुन में थी। दूर चले जाओ तुम, बहुत दूर, इतनी दूर कि कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे तुम दोनों नहीं चाहिए। जो चाहिए मैं हासिल कर लूंगी, बस चले जाओ। और मैं अबॉर्शन भी करवाऊंगी। नैना की जिद में ये कहने पर प्रेम ने घुटन के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं।
तो उसकी आंखों से निकले आंसू नैना के होठों पर टपके और उसने कसकर अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांध ली। वह उठकर खड़ा हुआ और उसने नैना की ओर पीठ कर ली और बाहर जाने लगा। बाहर जाते हुए उसके कदम ठहर गए और उसने दर्द भरे स्वर में कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, बहुत पछताओगी। मुझ जैसा चाहने वाला तुम्हें दूसरा कोई नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया होगी तुम्हारे कदमों में, फिर भी तुम बेसहारा रह जाओगी। जाओ, करो अपनी मन मर्जी। आज से कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। तुम आजाद हो अपनी जिंदगी में, वह हारे हुए स्वर में बोला और उसके कमरे से निकल गया। नैना ने भी मुंह ऐंठ कर उससे मुंह फेर लिया, लेकिन उसके कहे शब्द उसके दिल दिमाग में गूंजने लगे। एक बेचैनी से उसके दिल में उठने लगी। वह उसे नकारने की कोशिश में थी और जितना उसे भूलने की कोशिश कर रही थी, उसके दिल की बेचैनी उतनी बढ़ने लगी। उसने खुद को देखा, अपने पेट को छूकर देखा, और जब उसकी नज़र अपने इर्द गिर्द गई तो उसे बेड पर उन जगहों पर खून के निशान नजर आए जहां पर प्रेम ने अपने हाथ रखे थे। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह घायल था, और उसे याद आया कि किस तरह बेहोश होकर गिर रही थी और उसने उसे संभाल लिया था। उसे कसकर बाथरूम लगा तो वह बाथरूम में गई। अंदर जाते ही उसके कदम ठहर गए जब उसने फर्श पर टपके हुए खून को देखा। तब उसे समझ आया कि उसे फर्श पर कांच के टुकड़ों में गिरने से बचाने के लिए प्रेम खुद घुटने के सहारे उन पर गिरा था। उसके अपने हाथ और पांव उन सब में घायल हो गए, लेकिन फिर भी अपनी परवाह न करते हुए भी उसने उसे बचाया। ये बात जब उसे समझ आई तो उसे बहुत बुरा लगा। अब उसे गिलानी होने लगी कि वह कितनी बेवकूफ़ी कर रही थी। वह कितना जख्मी था, मगर उसने एक बार भी उसके जख्मों को नहीं देखा। जब उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारने लगी तो वह बेचैन होकर अपने कमरे से बाहर निकली और प्रेम के कमरे में गई, मगर वह वहां नहीं था। जब उसने फर्श पर देखा तो उसे खून की बूंदें नजर आईं। उसे समझने में देर नहीं लगी कि जिन रास्तों पर प्रेम चलकर गया है, वहां इसी तरह खून टपका होगा। अब खून की बूंदों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगी तो उसे वह खून की बूंदें सीढ़ी से उतरती हुई नजर आईं। वह सीढ़ी से उतरी और हाल से होते हुए मेन गेट की ओर जाने लगी, क्योंकि प्रेम के पैरों के निशान उधर ही जा रहे थे। जब वह बंगले के बाहर गेट तक आई तो वहां तक उसे वह निशान नजर आए। तब उसे प्रेम अपनी कार को स्टार्ट करके बंगले से बाहर जाता हुआ नजर आया। उसके पीछे गई, लेकिन जैसे ही प्रेम की कार गेट से बाहर निकली, बॉडीगार्ड ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने फिर भी उनसे जिद करके उसके पीछे जाना चाहा और उन लोगों को उसे रोकने के लिए कहा, मगर उन लोगों ने उसे नहीं रोका। वह बाहर जाने के लिए जिद करने लगी तो उन लोगों ने उसे भी जाने नहीं दिया। वह गुस्से में बंगले में आ गई। फिर उसे कॉल करने के लिए उसका मन हुआ तो उसने अपना फ़ोन चेक किया, तो उसे याद आया कि उसने कभी भी प्रेम का नंबर तो लिया ही नहीं। उसे खुद पर गुस्सा आया कि एक ही घर में रहते हैं और उसने कभी प्रेम का नंबर नहीं लिया। बहुत बेचैनी के साथ उसकी रात कट रही थी। कितने ही बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। फिर वह जाकर बेड पर जब लेटी तो उसे नींद आ गई। नींद खुली तब जब वह बाहर से त्रिवेणी जी के चिल्लाने की आवाज आई। ये लड़का इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? न जाने कब रात को आया और कब चला गया, और अब देखो साहबजादे एक्सीडेंट करके बैठ गए हैं। कार्तिक, तू तो बड़ा भाई है, उसका ध्यान देना चाहिए था ना। ऐसे कैसे प्रेम का एक्सीडेंट हो गया? त्रिवेणी जी बहुत गुस्से में कार्तिक पर चिल्ला रही थी। जब प्रेम के एक्सीडेंट होने की खबर उनके चिल्लाने से नैना को मिली, वह एकदम से बेचैन होकर कमरे से बाहर आई। उसने बाहर आकर देखा तो दादी व्याकुल होकर रो रही थी और त्रिवेणी जी बहुत गुस्से में हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रही थी। वह भी जल्दी से तैयार होकर आ गई। कार्तिक त्रिवेणी जी के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार था। मिश्री भी जाना चाहती थी, मगर उसने उसे आराम करने के लिए कमरे में छोड़ दिया और घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया, क्योंकि अब मिश्री को जरा भी तनाव देना नहीं चाहता था। उसने दादी को भी मिश्री के साथ उसके कमरे में ही छोड़ दिया, ताकि दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकें। और त्रिवेणी जी के साथ तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए निकलने को हुआ तो नैना भी उन लोगों के साथ आ गई। उसने जिद किया तो उन लोगों ने उसे रोका नहीं। वह सभी सिटी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां प्रेम का ट्रीटमेंट हो रहा था। नैना अपने दिल में उठ रही बेचैनी से परेशान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रेम के एक्सीडेंट हो जाने पर उसका दिल बेचैन क्यों हो रहा है। दिल का अपना मामला था और दिमाग अपने फितूर में पागल था। दिल प्रेम के पीछे भाग रहा था उसका, और दिमाग कार्तिक के पीछे। दो नावों में सवार किसका चुनाव करे और किसका तिरस्कार समझ नहीं पा रही थी।
जब कार्तिक और त्रिवेणी जी के साथ वह आईसीयू रूम में पहुंची, दरवाजे के सामने 4 बॉडीगार्ड खड़े थे। उस रूम का दरवाजा खोलकर वह लोग अंदर दाखिल हुए तो बेड पर लेटा हुआ प्रेम नजर आया, जिसके सर पर पट्टी लगी हुई थी। पट्टी में खून का गहरा निशान था। चेहरे पर कई जगह खरोच के निशान थे और बाएं हाथ फ्रैक्चर था। दोनों पैरों में पट्टियां बंधी हुई थी। उसकी हालत देखकर तो त्रिवेणी जी का कलेजा मुंह को आ गया। मैं बिलख कर रोती हुई उसके करीब गई। अपने भाई की हालत देखकर तो कार्तिक का दिल भी फट सा गया। वह भी नाराजगी के साथ उसे घूरने लगा। जब वह दोनों सामने से हटे तो नैना की नजर उस पर गई और उसकी हालत देखकर हल्की सी नमी उसकी आंखों में उतर आई और वही बूंद बनकर आंखों से बह गई। उसे अपनी आंखों में आए आंसू को देखकर हैरानी हुई। दिल में जो दर्द उठा उसने उसके मन को और हैरान कर दिया। त्रिवेणी जी प्रेम के पास पहुंची। उन्होंने उसके कंधे पर चपत लगा दिया। क्यों रे नालायक, कहाँ था पूरी रात तू? नौकरों से पता चला घर आया था और फिर जख्मी हालत में बाहर गया। क्या हुआ था? शराब पीकर गाड़ी चला रहा था क्या, जो एक्सीडेंट हो गया? जरा भी तुझे हमारा ख्याल नहीं आया? त्रिवेणी जी का हाल पूछने का तरीका भी बड़ा अनोखा था। समझ नहीं आ रहा था कि डांट रही हैं या फिक्र जता रही हैं। कार्तिक हैरान होकर, मम्मी, आपको ना बस डांटने का मौका चाहिए। वह पहले से घायल है, उस पर आप और चपत बरसा रही हैं। कार्तिक के फिक्र के साथ ये कहने पर उन्होंने बहुत गुस्से में उसे घूर कर देखा। उसकी बोलती बंद हो गई। हाँ हाँ, मैं फिक्र कहाँ जता सकती हूँ। तुम दोनों भाइयों की नौकरानी जो हूँ। बाप पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। घर की कोई खबर नहीं। बेटों की मनमौजी अलग चल रही है। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, कुछ बोलने वाली तुम लोगों को। उन्होंने नाराजगी के साथ कहा तो उनके गुस्से को महसूस कर प्रेम ने मुस्कान के साथ आंखें खोल दी और आंखें खोलने पर सबसे पहले उसकी नजर अपने पैरों की तरफ गई, जहां पर सर झुकाए नैना खड़ी थी। जब नैना से उसकी नजरें टकराई तो उसकी आंखों में नमी भर गई। रात का सारा मंजर आंखों के सामने आ गया। प्रेम ने जबड़े कसते हुए उससे मुंह फेर लिया। सबको बहुत परेशान करता हूँ ना मम्मी। अच्छा होता कि एक्सीडेंट में मर जाता तो अपने अनजाने सबको मुझसे आज़ादी मिल जाती। फिर प्रेम ने दर्द भरी नजरों से नैना को देखकर ये कहा तो कार्तिक और त्रिवेणी जी एकदम हैरान रह गए। इस बार तो त्रिवेणी जी के साथ कार्तिक ने भी उसके गाल पर शपथ लगा दिया और दोनों एक साथ बोले, क्या बकवास कर रहा है तू? मौत हो तेरी दुश्मन की, तुझे कुछ नहीं होगा। त्रिवेणी जी उसके गाल को छूकर, मेरे बच्चे को मेरी भी उम्र लग जाए, क्या बकवास कर रहा है तू? मेरे प्यार से भी ज्यादा जरूरी तेरे लिए कुछ और है। प्रेम दर्द भरी मुस्कान के साथ, नहीं मम्मी, आपके प्यार से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। शायद मैं जमाने के लिए कुछ नहीं हूँ। मुझे गंवाकर दुनिया को न जाने क्या मिल जाएगा। प्रेम की तीखी निगाहें नैना पर टिकी। नैना उससे नजर नहीं मिला पाई। वहीं कार्तिक की नजर उन दोनों की नजरों पर गई। उसने दोनों की उलझी हुई नजरों को देखकर समझ लिया कि जरूर दोनों के बीच कुछ हुआ है। मम्मी चलिए ना, डॉक्टर से बात करते हैं कि कब इसे डिस्चार्ज करेंगे। मुझे मिस्त्री के बारे में भी डॉक्टर से कुछ बात करनी है। कार्तिक ने त्रिवेणी जी की कलाई पकड़कर कहा और उन्हें अपने साथ ले गया। इस वक्त उस रूम में सिर्फ प्रेम और नैना थे। नैना मुजरिम की तरह नजरें झुकाए खड़ी थी और प्रेम बस उसे घूर रहा था। अच्छा मौका है, खड़ी क्यों हो? हॉस्पिटल में हो, जाकर करवा लो अबॉर्शन। मेरी गलती और मेरा प्यार बहुत तकलीफ दे रहा है ना तुम्हें? दूर कर दो उसे खुद से, मिटा दो उसका निशान और मैं बुरी याद बनकर हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाऊंगा। प्रेम ने अपने दर्द को दिल में दबाते हुए ही उससे कहा और उससे मुंह फेर लिया। उसके ये शब्द नैना के दिल को लगे। उसके होंठ हिले मगर शब्द वह बोल नहीं पाई। वह बार बार प्रेम की ओर नजर उठा रही थी, लेकिन प्रेम की तीखी निगाहें जब उस पर बरस रही थीं, तो वह उनका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। वहीं कमरे के बाहर आए कार्तिक ने प्रेम की बातें सुन ली। प्रेम के मुंह से अबॉर्शन का जिक्र सुनकर उसके दिमाग में सारी बातें साफ हो गईं। वह समझ गया कि नैना और प्रेम अपने रिश्ते में बहुत आगे पहुंच चुके हैं और शायद नैना यह सब एक्सेप्ट नहीं कर रही है और उसने ही शायद प्रेम का दिल तोड़ा है। इसलिए रात को प्रेम ने जानबूझकर कार सहित पुल तोड़कर गहरी नदी में छलांग लगा दी। उसकी खुशकिस्मती यह रही कि उसे पुल के पास बहुत लोग मौजूद थे और कड़ी मेहनत से उसे नदी से निकाल लिया गया। और अब तो कार्तिक को भी फिक्र होने लगी कि न जाने उन दोनों का रिश्ता किस ओर जाएगा। अब अस्पताल में ही त्रिवेणी जी और कार्तिक उसका अच्छे से ख्याल रखने लगे। डॉक्टर भी अच्छे से प्रेम का ट्रीटमेंट कर रहे थे। जब उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट से पहले
प्रेम के पैरों में शीशे के टुकड़े चुभे हुए थे, हाथ में भी कई जगह से कांच के टुकड़े मिले। तो कार्तिक ने इन सब के बारे में प्रेम से पूछा, मगर उसने कुछ नहीं बताया। त्रिवेणी जी ने अपनी तरफ से सख्त होकर कई सवाल किए, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। इन सब के बीच नैना मौजूद थी। उसे पता नहीं होगा सोचकर उससे किसी ने नहीं पूछा। कार्तिक को उस पर शक हुआ था, मगर उसने सोचा कि जो भी बात है उसे प्रेम और नैना को ही निपटाना चाहिए। इसके बीच में बोलना शायद सही नहीं होगा। 2-3 दिन में जब प्रेम के जख्मी पैर ठीक होने लगे तो वह कार्तिक के कंधे का सहारा लेकर थोड़ा चढ़ने फिरने लगा। अभी भी कार्तिक उसे उसके रूम के बाहर चलने के लिए लेकर निकला था। तभी उसकी नज़र नैना पर गई, जो डॉक्टर से बात कर रही थी। काफी तनाव में थी। प्रेम की नजरें उस पर ही ठहर गईं। फिर वह डॉक्टर से बातें करते हुए उसके केबिन में चली गई। प्रेम का दिल दर्द से भर गया। उसके दिल ने कहा कि शायद वह अपना अबॉर्शन के लिए डॉक्टर से बात कर रही होगी। यह सोचकर उसके दिल में बहुत दर्द होने लगा। उसने कार्तिक को वापस कमरे में चलने के लिए कहा, तो कार्तिक उसे कमरे में ले आया। उसने उसे आहिस्ते से बेड पर बिठा दिया। तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है प्रेम? कार्तिक ने उसके करीब बैठते हुए पूछा। प्रेम की नमी भरी नजरें उसकी ओर उठ गईं। उसकी दर्द भरी आंखों को देखकर कार्तिक और विचलित हो गया। कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है भाई। मैं नैना से बहुत प्यार करता हूँ, और जब हम ब्राजील गए हुए थे तब हमारे बीच। इसके बाद कुछ देर के लिए प्रेम चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू टपक गए। फिर आगे उसने कहा, भाई वह प्रेग्नेंट है, लेकिन जाने उसके सर पर कौन सा भूत सवार है। क्या हासिल कर लेगी मेरे अलावा। वह ना तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहती है, ना मेरे बच्चे को। अभी आपने देखा ना, वह डॉक्टर से बात कर रही थी। अबॉर्शन के लिए ही बात कर रही होगी। उसने कहा था कि वह अबॉर्शन करवा लेगी। इसके आगे वह घुटन के कारण नहीं बोल पाया, बस कार्तिक के गले लगकर इमोशनल हो गया। अपने भाई को इस तरह नैना की वजह से तकलीफ में देखकर कार्तिक को बहुत गुस्सा आया। उसका तो मन हुआ कि जाकर नैना को बहुत कुछ सुना दे, अच्छे से उसकी खबर ले ले, लेकिन उसके लिए जरूरी पहले अपने भाई को संभालना था। प्रेम, ये क्या बात हुई? ऐसी हिम्मत नहीं हारते। अगर उसे तुम्हारी जरूरत महसूस नहीं हो रही है तो उसके पीछे मत भागो, क्योंकि किसी के पीछे भागकर कभी प्यार नहीं मिलता। करने दो उसे पागलपन। जिस दिन उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारेगी, उसे तुम्हारी अहमियत बताएगी ना, तब देखना वह खुद तुम्हारे कदमों पर जाकर गिरेगी। इसलिए बार बार अपनी सफाई देकर अपने प्यार को बेइज्जत मत करो। जो वह तुम्हारे साथ कर रही है वही करो। नजरअंदाज कर रही है तुम्हें, तुम भी उसे मत देखो। उसे एहसास दिलाओ कि उसके चले जाने पर तुम्हारा भी कुछ नहीं जाने वाला है, बल्कि तुम्हें खोकर वह बहुत कुछ खो बैठेगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? कार्तिक ने जिस तरह उसकी आंखों में देखकर उसे ये सब समझाया, तो वह हाँ में सिर हिलाने लगा। इसके बाद 1-2 दिन में ही प्रेम को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह वापस घर आ गया। अब मिश्री के साथ सब उसका भी ख्याल रखने में जुट गए, और कार्तिक के समझाए अनुसार प्रेम नैना को खुद इग्नोर करने लगा। वह उसकी मौजूदगी में जहाँ भी आ रही थी, वह वहां से चला जा रहा था। एक नज़र उसे नहीं देख रहा था। वही नैना ये सब नोटिस कर रही थी, और जब भी उसकी मौजूदगी में वह मुंह बिगाड़ कर चला जा रहा था, एक तीर सा नैना के दिल में चुभने लगा। सुबह डाइनिंग टेबल पर सब बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और किसी बात पर खूब ठहाके लगाकर हंस रहे थे। उनकी हंसी की आवाज़ सुनकर नैना भी मुस्कुराते हुए वहां पहुंची। भाई, अगर आपकी फर्स्ट बेबी गर्ल हुई ना, तो देखना मैं उसे बहुत प्यार से अपने कंधे पर बिठाऊंगा। उसे स्कूल छोड़ने भी मैं ही जाऊंगा। उसके लिए मैं ढेर सारा खिलौने लेकर आऊंगा। प्रेम ने हंसते हुए कहा। इस वक्त उसके होठों पर बहुत प्यारी प्यारी मुस्कान थी। वही मिसी तो शर्म से लाल हुई जा रही थी। आप लोगों को और कोई टॉपिक नहीं मिल रहा क्या? गोदाम का पता नहीं चुईया पहले तलाश रहे हो। अभी तो कोई खबर भी नहीं मिली, और सब ऐसी बातें करने लगे। मिसी नाराजगी के साथ नजर झुकाकर बोली। सभी उसके शर्म से लाल चेहरे को देखकर और जोर से हंसने लगे। कार्तिक तो उसकी कमर में चुटकी काटकर उसे और छेड़ रहा था। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज नहीं तो कल सबको गुड न्यूज मिलेगी ना। तुमने इतनी मेहनत की है भाई। कार्तिक के ये कहने पर मिसी उसे घूरते हुए किचन में भाग गई। तो प्रेम और कार्तिक ठहाके मारकर हंसने लगे। उन दोनों को हंसते हुए देखा दादी और त्रिवेणी जी भी बहुत खुश हुई। फिर त्रिवेणी जी के दिमाग में कुछ आया। अरे तू अपने भाई के बच्चों के बारे में बहुत प्लानिंग कर रहा है। अपने बच्चों के बारे में भी सोच। अगर कोई और लड़की तेरी पसंद की है तो बताओ,
उसके बारे में मुझे, या फिर बोल तो मैं तलाश करूं तेरे लिए। त्रिवेणी जी ने हंसते हुए ये कहा तो प्रेम की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी नज़र नैना की ओर उड़ गई, जिसके हाथ खाते हुए खुद ब खुद रुक गए थे। बहुत सही कह रही है। अपने भाई के बच्चों के लिए तो तू सोच रहा है कि स्कूल को छोड़ने जाएगा, खिलौने लेगा, कंधे पर बिठाएगा। तेरे अपने बच्चे होंगे, उनका क्या करेगा? उन्हें क्या तू कूड़ेदान में फेंकेगा? दादी ने कहा और फिर त्रिवेणी जी की ओर देखकर हंसने लगी। लेकिन उनके कहे ये शब्द प्रेम के दिल के जख्म को हरा कर गए। प्रेम ने दोनों हाथों की मुट्ठी कसकर गहरी सांस ली और झूठी मुस्कान होठों पर सजाकर बोला, मम्मी आपको रोका किसने है? एकदम अच्छी सी लड़की ढूंढो मेरे लिए। बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, भाभी से भी ज्यादा। और हाँ, उसका दिल भी बड़ा होना चाहिए, खोखला और मतलबी नहीं। ये कहने के बाद उसने मुस्कुराहट के साथ एक ही नज़र नैना को देखा और उठकर चला गया। अरे ये तो खुशी की बात है, मगर तू नाश्ता तो कर। एक निवाला इस लड़के ने नहीं लिया। त्रिवेणी जी उसकी बात सुनकर खुश हुई, मगर बिना नाश्ता किए उसके चले जाने पर वह थोड़ी परेशान हो गई। कार्तिक को प्रेम की पूरी हालत मालूम थी, इसलिए उनसे उसने कहा, मम फिक्र मत करो, नाश्ता प्लेट में दे दो, मैं उसे कमरे में ले जाकर खिला दूंगा। मैं मिस्री को देख कर आता हूँ, फिर उसके पास भी जाऊंगा। ये कहकर कार्तिक वहां से उठा, फिर किचन की ओर चल पड़ा। जो कुछ भी प्रेम ने कहा और जैसे वह उठकर गया, इसका असर और नैना पर भी हुआ। वह नाश्ता करने की कोशिश कर रही थी, मगर एक निवाला भी उसके गले से नीचे नहीं उतरा। वह भी उठकर अपने कमरे में चली गई। त्रिवेणी, मुझे लगता है इन दोनों के बीच में कुछ तो है। वह नाश्ते से उठकर गया है, अब यह भी चली गई। तूने देखा दोनों कैसे एक दूसरे को चोर नजरों से देख रहे थे? दोनों की नजरों में शिकायत थी। दादी जी ने संदेह जाहिर करते हुए कहा, उनके बाद धूप में तो सफेद नहीं हुए थे, अनुभवी थी, इसलिए उन्होंने उन दोनों की आंखें पढ़ ली थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। देख रही हूँ कुछ दिनों से ये दोनों बदले हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रेम इससे भागने की कोशिश कर रहा है और ये आजकल कुछ ज्यादा ही उसके आसपास आने की कोशिश कर रही है। देखना होगा क्या चल रहा है। त्रिवेणी जी भी संकित होकर बोली। प्रेम अपने कमरे में बहुत गुस्से में सुलग रहा था और बहुत कसकर पंचिंग बैग में मुक्के बरसा रहा था। जो कुछ भी त्रिवेणी जी और दादी जी ने कहा वह उसके कानों में गूंज रहे थे और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखों के आगे वह तस्वीर भी आई जब नैना डॉक्टर से बात कर रही थी, और जिस तरह से उसने गुस्से में उस दिन उससे कहा कि वह अबॉर्शन करवा लेगी, वह सभी उसकी आंखों के आगे आया और कान में नैना की गुस्से भरी आवाज सुनाई देने लगी। साथ ही उसका गुस्सा और बढ़ रहा था और वह पंचिंग बैग पर अपने मुक्के बरसाए जा रहा था। वह इतने गुस्से में उस पर वार कर रहा था कि उसके खाली हाथ घायल होने लगे। पंचिंग बैग के सख्त सतह पर जब उसका हाथ टकराने लगा तो हाथ में क्रैक आने लगे और खून निकलने लगा। तभी उसे दरवाजा खोलने की आवाज आई। उसने पलटकर दरवाजे की ओर देखा तो वह नैना खड़ी थी। उसे देखकर उसके जबड़े और कस गए और साथ ही पंचिंग बैग पर उसके मुक्के और तेज हो गए। नैना को देखते ही वह बहुत जोर जोर से बैग पर पंच मारने लगा। उसके गुस्से को देखकर नैना को डर लगने लगा था। वह उसकी ओर बढ़ने को हुई तो उसके हाथ पंचिंग बैग पर और तेज हुए। इसके बाद से बेचारा पंचिंग बैग फट गया और रेत गिरने लगी और कुछ मुक्कों के बाद तो पंचिंग बैग रस्सी से खुलकर जमीन पर गिरा और उसके सारे रेत बिखर गई। फिर प्रेम ने सुलगती हुई नजरों से उसे देखा तो घबराए हुए स्वर में वह बोली, प्रेम मुझे तुमसे। वह आगे कहती उससे पहले ही प्रेम बाथरूम में चला गया और उसने कसकर दरवाजा बंद कर लिया। तेज दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर वह चौंक गई। उसे इतने गुस्से में देखते हुए आगे और कुछ कहने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। वह अपने कमरे की ओर भागी। कार्तिक किचन में पहुंचा। मिस्री बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए उसके लिए टिफिन तैयार कर रही थी। वह पीछे से उसके करीब गया और उसने पीछे से उसे हक कर लिया और उसकी कमर पर अपनी बाहें लपेटकर उसने उसके कंधे को चूम लिया। बेचारी सिकुड़ गई। काशी, ये क्या कर रहे हो? ये किचन है ना? वह उसकी ओर मुड़ती हुई नाराजगी के साथ बोली। पता है बेबी कि ये किचन है, मैं बेडरूम थोड़ी ना समझ रहा हूँ। मैं तो बस तुम्हें बाय बोलने के लिए आया था। बाय, ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। कार्तिक ने उसे अपनी ओर घुमाकर उसकी दोनों कलाई चूम ली। मिश्री से बाय बोलकर वह प्रेम के कमरे में पहुंचा। प्रेम भी जाने के लिए तैयार हो चुका था। आज भर और आराम कर लो, तुम्हारे कुछ जख्म भरे नहीं है, कार्तिक ने उसके करीब जाकर कहा। प्रेम उसकी ओर मुड़कर, नहीं भाई,
मैं ऑफिस जाऊंगा, घर में रहकर उसकी सूरत नहीं देखनी मुझे। प्रेम की यह बात सुनकर वह उसे मना नहीं कर सका। उसने उसे नाश्ता करने के लिए कहा तो उसके लिए भी वह नहीं माना। दोनों भाई ऑफिस जाने के लिए निकले। मिस्री ने दोनों के लिए टिफिन तैयार कर दिया था और हॉल की टेबल पर रखकर वह किचन में चली गई। कार्तिक ने अपना टिफिन उठा लिया और प्रेम को उसका टिफिन उठाने के लिए कहा। एक कॉल आने पर वह बात करता हुआ बाहर चला गया। इस वक्त नैना वहां आई थी। प्रेम ने अपने टिफिन को देखा और जाने लगा। प्रेम, तुम अपना टिफिन भूल रहे हो। उसे जाते देख नैना ने उसे आवाज दिया। प्रेम रुका और उसकी ओर मुड़ा। इसकी जरूरत तुम्हें ज्यादा है, तुम खा लेना। मेरी वजह से कमजोर जो हो गई होगी। फिर वह पलटकर चला गया। उसके जवाब और मुंह फेर लेने से नैना ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। पहली बार किसी की बात उसके दिल में बहुत ज्यादा जोर की लगी। जैसे ही कार्तिक और प्रेम बंगले से निकलकर ऑफिस की ओर जाने लगे, वह शायद ही ऑफिस पहुंचे होंगे कि इधर 10 कारें एक साथ बहुत स्पीड में कार्तिक के बंगले की ओर आने लगी। 2 कार बहुत तेज चलती हुई आगे आईं और कार्तिक के बंगले का दरवाजा तोड़ते हुए घर के अंदर घुस गईं और उसके बाद बाकी की 6 कारें भी अंदर दाखिल हुईं। इस वक्त कार्तिक के बंगले में जितने भी बॉडीगार्ड थे, सबने उन लोगों को रोकने की कोशिश की, मगर इस वक्त अटैक करने वाले दुश्मनों के पास सिपाही ज्यादा थे, जिन्होंने कुछ ही देर में पूरे बंगले को चारों तरफ से घेर लिया। और उनमें से एक कार के अंदर से विवेक जी के साथ राजेश भी बाहर निकला और बंगले के अंदर गया। अचानक गोलियां चलने की आवाज से मिश्री, त्रिवेणी जी, कोकला जी और साथ में नैना भी घबरा गई। वह सभी हॉल में इकट्ठी हो गई। तब उन्हें मेन गेट से आते हुए विवेक जी और राजेश नजर आए। विवेक जी को तो त्रिवेणी और कोकला जी के साथ नैना ने भी पहचान लिया, लेकिन राजेश को नहीं पहचान पाई और मिसी तो उन दोनों को ही नहीं पहचान रही थी। नैना को पता था कि वह लोग दुश्मन हो चुके हैं, इसलिए उसने जल्दी से कार्तिक को कॉल करना चाहा, मगर वह कॉल कर पाती उससे पहले ही राजेश उस तक पहुंच गया और उसने नैना को चांटा मारकर फोन उसके हाथ से छीन लिया। उसने बहुत कसकर चांटा मारा था। उसके चांटे के कारण नैना के होंठ दांतों से लगे और उनसे खून निकलने लगा और पलक झपकते ही 50-60 बॉडीगार्ड ने चारों तरफ से उन चारों को घेर लिया। ये सब देख त्रिवेदी जी और कोकला जी बहुत हैरान हुई। विवेक, ये क्या है बेटा? तू हम सबको ऐसे क्यों कैद कर रहा है? कहाँ था इतने दिनों से? कोकला जी ने हैरान होकर विवेक जी से कहा। विवेक जी ने शैतानियत भरी मुस्कान के साथ सबको देखा और कुछ आदमियों की तरफ देखकर इशारा किया तो 4 से 5 गुंडे आगे बढ़े और उन लोगों ने मिस्त्री को पकड़कर एक पिलर से बांध दिया और उस रस्सी में टाइम बम लगाकर सेट कर दिया। उसके बाद नैना को भी पकड़कर उसी रस्सी में बांध दिया और पिलर से लगा दिया और उन दोनों के चारों तरफ जमीन में खुदाई करने लगे और फर्श में गड्ढे करके छोटे छोटे लैंड माइन्स रख दिए और उन्हें अच्छे से कारपेट से ढककर कवर कर दिया। साथ ही नैना और मिस्री के मुंह पर टेप लगा दिया गया और विवेक साहब वहीं सोफे पर आराम से बैठ गए और कार्तिक को कॉल लगाने लगे। यह सब होते देख त्रिवेणी जी विचलित होकर विवेक जी के सामने पहुंची। आप ये क्या कर रहे हैं? दोनों बच्चियों को ऐसे बांधकर बम क्यों लगाया गया है और उनके पैरों तले ये क्या गाड़ रहे हैं? बैलो, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे विवेक, बोलना क्या कर रहा है तू? कुछ तो बोल। ये क्या तरीका है? कोकला जी भी सवाल करते हुए उनके पास आईं तो उन्होंने अपने आदमियों को देखकर इशारा किया तो दो दो लोगों ने उन दोनों को पकड़ लिया। उधर से कार्तिक ने कॉल आंसर किया। आवाज पहचान रहे हो बरखुरदार? तुम्हारे बंगले को चारों तरफ से हमने घेर लिया है और तुम्हारी प्यारी प्यारी दिल की रानियां टाइम बम से बंधी हुई हैं। अब क्या ख्याल है तुम्हारा? उधर से कार्तिक कुछ कहता उससे पहले ही विवेक जी बोले। उनकी ये बातें सुनकर कार्तिक सुलग गया। पापा, बहुत गलत कर रहे हैं आप। आपको जो करना है हमारे साथ करो, मगर उन दोनों के साथ कुछ मत करना। कार्तिक ने गुस्से में कहा। कैसे कुछ नहीं करूंगा? मेरे हार की कीमत तो तुम दोनों को चुकानी होगी और कीमत इन दोनों की जिंदगी गंवा कर चुकाओगे। तुम्हारी बीवी मरेगी और प्रेम की तो प्रेमिका और बच्चा दोनों। विवेक जी ने डेविल स्माइल के साथ कहा। उनके मुंह से यह सुनकर तो त्रिवेणी जी के होश उड़ गए। कोकला जी भी अचंभित नैना की ओर देखने लगी। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, सिर्फ आधा घंटा है तुम दोनों के पास। आधे घंटे से पहले यहाँ पहुंच गए तो इन दोनों को आखिरी बार इनके टुकड़े होने से पहले देख पाओगे। और अपनी दादी और माँ से मिलना है भी तो जल्दी पहुंच जाओ, क्योंकि 1 घंटे बाद हम इंडिया छोड़ने वाले हैं। उन्होंने कॉल कट किया। प्रेम और कार्तिक
अभी ऑफिस नहीं पहुंचे थे। प्रेम सब कुछ सुन चुका था। उसने तुरंत कार वापस बंगले की ओर घुमा दी। विवेक जी ने अब त्रिवेणी जी की ओर देखा, जो खुद हैरान होकर उन्हें देख रही थी। वह मुस्कुराए। त्रिवेणी, सुना तुमने? तुम्हारा बेटा कोशिश करता ही रह गया। मेरे बेटे ने तो कमाल करके दिखा दिया। ये दोनों तुम्हारी बहुएं हैं। एक बहू बनकर भी तुम्हें दादी नहीं बना सकी, और एक ने बहू बनने से पहले ही तुम्हारा प्रमोशन कर दिया। ये कहकर विवेक जी नैना और मिश्री को देखने लगे। दादी और त्रिवेणी जी अब भी सदमे में थी। इतना बड़ा झटका लगा त्रिवेणी तुम्हें कि पलकें झपकाना ही भूल गई। कानों पर यकीन नहीं हो रहा है ना? यह नैना मेरे प्रेम की चाहत है और उसके बच्चे की माँ। लेकिन तुम्हारे दोनों बेटों ने जिस तरह तबाही मचाई है, राइफल के सारे ठिकाने उजाड़ कर, दोनों ने राइफल को नहीं, मुझे बर्बाद किया है। क्योंकि इन सबसे ज्यादा फायदा मेरा हो रहा था। इसलिए इस बर्बादी की कीमत तुम दोनों को चुकानी पड़ेगी, इन दोनों को खोकर। फिर मैं भी देखता हूँ दोनों मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। है तो मेरी ही गली के कुत्ते, जाएंगे कहाँ? उन दोनों की सबसे बड़ी कमजोरी तुम दोनों जो हमारे पास रहोगी। तुम दोनों के नाम पर फिर से इशारे से नचाऊंगा उन दोनों को, विवेक जी ने शैतानियत के साथ कहा। मिश्री और नैना दोनों रस्सी हिला रही थीं, चिल्लाने की, कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन मुंह पर टेप लगे होने के कारण उन दोनों के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। दूसरी ओर प्रेम फुल स्पीड में कार भगाने लगा। हवा से बातें करते हुए वह लोग तूफानी रफ्तार में बंगले के और करीब पहुंच गए। और कोशिश करो जी, तोड़ कोशिश करो। बहुत बहादुर बन रही थी ना मिश्री तुम? अब देखो तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन भी मरेगी। राजेश मिश्री को नफरत भरी नजरों से घूरते हुए उसके सामने आया। लो राजेश, अब अपना बदला पूरा कर लो, विवेक जी ने राजेश से कहा। राजेश ने मुस्कुराते उन्हें देखा, फिर मिश्री और नैना को देखने लगा। इस मिश्री ने मेरी बकरी जैसी बीवी को शेरनी बना दिया। उसने मुझ पर हाथ उठाया, इसकी वजह से प्रेम और कार्तिक दोनों ने मिलकर हमारी जड़ें हिला दी, सर से पांव तक हमें बर्बाद कर दिया, राजेश ने बहुत गुस्से में कहा। तभी बंगले के बाहर से कार रुकने की आवाज आई। कुछ ही देर में प्रेम और कार्तिक भड़के हुए से वहां दाखिल हुए। इस वक्त दोनों के हाथ में कोई हथियार नहीं था, फिर भी दोनों बारूद नजर आ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उन लोगों के सामने आकर खड़े हुए। उन दोनों को देखकर विवेक जी भी अपनी जगह से उठे। बहुत जल्दी पहुंच गए भरकुरदार। मुझे तो लगा था कि 1 घंटे से ज्यादा वक्त लगेगा तुम दोनों को, और इन दोनों की यहाँ राख पड़ी होगी। वह उन दोनों के करीब आते हुए बोले, वैसे बहुत कम वक्त बचा है तुम दोनों के पास। हमसे उलझना छोड़कर उन दोनों को बचाने के बारे में सोचो। 20 मिनट तुम लोग गवा चुके हो, आखिरी 10 मिनट बचा है, राजेश ने कहा और नैना और मिश्री की ओर देखने लगा। कार्तिक और प्रेम दोनों ने पलटकर उन दोनों की ओर देखा और उन्हें बम से बंधे हुए देख व्याकुल होकर उन दोनों की ओर चल पड़े। ये देखकर नैना और मिश्री घबरा गईं। दोनों नई में सिर हिलाकर उन्हें रोकने लगी। वह दोनों उनकी ओर बहुत बेचैन होकर बढ़ रहे थे, तो नैना और मिश्री को बस एक ही तरीका समझ आया। दोनों ने उन दोनों की आंखों में देखा। मिश्री कार्तिक की आंखों में देखकर कारपेट की ओर इशारा करने लगी। नैना भी प्रेम की आंखों में देखकर आगे न बढ़ने का इशारा कर रही थी। उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखकर मिश्री मन में बेचैन होकर बोली, प्लीज हमारी नजरों की भाषा समझो, वहीं रुक जाओ वरना सब मरेंगे। आगे बढ़ते हुए कार्तिक ने आंखों से सवाल किया, क्या कहना चाहती हो? नैना ने उसे देखकर कसकर आंखें बंद कर लीं। वहीं मिश्री अभी कोशिश कर रही थी और उन दोनों को आगे बढ़ते देख राजेश शैतानियत के साथ मुस्कुरा रहा था। प्रेम, तुम वहीं रुक जाओ, एकदम से विवेक जी ने कहा, तो प्रेम ठहर गया। कार्तिक अब भी आगे बढ़ रहा था। वह 3 से 4 कदम ही दूर था मिश्री से। पापा प्लीज भाभी और नैना को खोल दो, वरना अच्छा नहीं होगा, प्रेम ने उनकी ओर पलटकर गुस्से में कहा। वहीं आगे बढ़ते हुए कार्तिक ने जब मिश्री और नैना के एक्सप्रेशन पर गौर किया, तो वह दोनों बार बार फर्श की ओर इशारा कर रही थी और नई में सिर हिला रही थी। वह समझने की कोशिश करने लगा कि वह दोनों क्या कहना चाहती होंगी। फिर जब फर्श को देखा तो उसे थोड़ा गड़बड़ लगा। उन दोनों के पैरों तले कारपेट को देखकर उसके दिमाग के घोड़े दौड़ पड़े। उसने अपने बढ़ते हुए कदमों को वहीं रोक दिया और प्रेम अपने पापा से जवाब की उम्मीद में था। जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो वह पलटकर अब उन दोनों की ओर बढ़ने लगा, तो कार्तिक ने उसकी कलाई थाम ली और उसने प्रेम की आंखों में देखकर कुछ ऐसे इशारे किए जिससे वह भी पूरा मामला समझ गया, और दोनों अब डेविल स्माइल करते हुए राजेश और विवेक जी की ओर मुड़े। पापा,
आप तो हमेशा के लिए इंडिया छोड़ने वाले हो ना, तो क्यों ना आखिरी बार हम गले मिल जाएं, बाप बेटे की तरह। प्रेम ने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए कहा और विवेक जी के सामने आया। वह समझने की कोशिश में थे कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, और एकदम से प्रेम उनके करीब पहुंचा और उसने झट से पीछे से उनके गले पर अपनी बाहें लपेट दी और उनके ही कोट के पॉकेट से उनका रिवॉल्वर निकालकर उनकी कनपट्टी पर लगा दिया। उसके ऐसा करने पर सभी हड़बड़ा गए और इस हड़बड़ाहट का फायदा उठाते हुए कार्तिक भी पलक झपकते ही राजेश तक पहुंचा और उसकी पॉकेट से भी रिवॉल्वर निकालकर उसने उसकी कनपट्टी पर रख दी। अचानक ऐसे बाजी पलटते देख दोनों अचंभित होकर उन दोनों को देखते रह गए। पापा, अपने आदमियों को बोल दो कि दादी और मम को छोड़ दें, वरना जानते हैं आप, आपका ही बेटा हूँ, अपनी जिद पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। प्रेम ने रिवॉल्वर के ट्रिगर की ओर उंगली बढ़ाते हुए सीरियस होकर कहा। विवेक जी घबरा गए। नहीं विवेक, उसकी बात मत मानना, वह झूठ बोल रहा है। आपका ही बेटा है, आपको कैसे मारेगा? ये दोनों आजाद हुई तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी, राजेश ने टेंशन में कहा। प्रेम डेविल स्माइल के साथ, पापा, आप जानते हैं मैं मजाक नहीं करता। अपनी जीत पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ और किसी की भी जान ले सकता हूँ। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रेम की धमकी से विवेक जी के सर पर चिंता की लकीरें खींचने लगी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनका बेटा किस हद तक जा सकता है। वे अपने खून की आजमाइश नहीं कर सकते थे। अब क्या मुहूर्त निकालोगे तुम लोग? प्रेम बोल रहा है ना, उन दोनों को छोड़ दो, विवेक जी गुस्से में चिल्लाए। उनके आदमियों ने दादी और त्रिवेणी जी को छोड़ दिया और उनके आजाद होते ही कार्तिक और प्रेम दोनों ने कसकर सीटी बजा दी। उनके सीटी बजाते ही 1 मिनट बाद ही पुलिस वालों की फौज वहां दाखिल हो गई। पलक झपकते ही सारे गुंडे और बॉडीगार्ड को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस कमिश्नर खुद वहां आए थे और एक इंस्पेक्टर भी, दोनों आगे बढ़े। पुलिस कमिश्नर साहब ने विवेक जी के हाथों में हथकड़ी पहना दी। वही इंस्पेक्टर ने राजेश के हाथों में भी हथकड़ी पहना दी और उसे अरेस्ट कर लिया। अब प्रेम और कार्तिक नैना और मिश्री के सामने आए और दोनों ने झुककर धीरे से कारपेट को उठा दिया, जिससे नैना और मिश्री ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। कोई भी धमाका नहीं हुआ, क्योंकि लैंड माइन्स पर जब तक कोई इंसान न चले और उसका पैर न हटे तब तक वह फटा नहीं। कारपेट के हटते ही उन दोनों को लैंड माइन्स दिख गए और दोनों ने बहुत ही सावधानी से उसे हटा दिया और अब उनकी नज़र टाइम बम पर गई। दोनों घबरा गए। उन दोनों ने मिलकर फटाफट उन दोनों की रस्सी खोल दी। टाइम बम फटने के लिए सिर्फ 1 मिनट बाकी था। कार्तिक उस बम को पकड़ने को हुआ, मगर उससे पहले ही प्रेम ने उसे उठा लिया और एकदम से बंगले की बाहर की ओर भागा। प्रेम रुको, प्लीज रुको, दूर रहो उससे। कार्तिक उसे पुकारता रह गया, मगर वह सबकी आवाज अनसुना कर बंगले से बाहर निकल गया। कार्तिक भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वह बंगले के दरवाजे तक ही पहुंचा था कि तभी जोरदार धमाका सबको सुनाई दिया। सबके कान के पर्दे हिल गए। सबको जोरदार भूकंप का झटका सा महसूस हुआ। बंगले में मौजूद हल्की फुल्की चीजें तो इधर उधर उड़ गईं और गिरने लगीं। छोटी छोटी चीजें तहस नहस हो गईं। फिर खिड़की दरवाजे में लगा शीशा टूट गया। कार्तिक, दादी, विवेक जी और त्रिवेणी जी के मुंह से तो चीख निकल गई। सभी प्रेम का नाम लेकर चिल्लाने लगे, उसे पुकारने लगे। नैना के पैरों तले तो जमीन खिसक गई। उसके मुंह से एक शब्द आवाज न निकला। कोकिला जी और त्रिवेणी जी तो फूट कर रोने लगी। विवेक जी भी मायूस हो गए। उन्हें लगा कि प्रेम को कुछ हो गया और कार्तिक अब वहां रुका नहीं, बंगले के बाहर भागा। बाकी लोग भी एकदम से दौड़े और सबके आगे थी नैना। सर पर पैर रखकर वह बाहर की ओर भागी और बंगले के मेन गेट के बाहर निकली और बंगले की लॉबी में आई। बम के धमाके के कारण काफी तबाही हुई थी। छोटे छोटे पेड़ पौधे काफी हद तक जल गए थे। पौधे कुछ तो उखड़ गए थे। वहां रखा हुआ झूला भी गिरा हुआ था। हर तरफ धुआं ही धुआं था। कुछ चीज ही नजर नहीं आ रही थी। बाहर निकलकर नैना पागल होकर पुकारने लगी, प्रेम, कहाँ हो तुम? प्रेम, तुम ठीक तो हो ना? प्रेम, प्लीज आवाज दो। प्रेम, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तभी प्रेम का नाम पुकारते हुए कार्तिक भी वहां पहुंचा और गुस्से में उससे बोला, अब क्या पुकार रही हो उसे? जब जरूरत थी तब तो तुम्हें उसकी याद नहीं आई। अब दूर हो गया है तो रो रही हो उसके लिए? ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। उस पर गुस्सा करने के बाद कार्तिक फिर प्रेम को पुकारने लगा, मगर नैना चुप नहीं हुई। वह इस तरह पागलों की तरह प्रेम को पुकारती रही और आगे एकदम सब तरफ धुआं ही धुआं था। वह और आगे गई, तभी धुएं के बीच से उसे कोई आता हुआ दिखाई दिया। वह और आगे बढ़ गई
तो उस गहरे धुएं के बीच से आता हुआ प्रेम दिखा, जिसके कुछ हद तक कपड़े फट गए थे, कुछ काला पीला हो चुका था। वह जैसे ही दिखा, नैना रोते हुए ही हंस पड़ी और दौड़कर उसकी ओर भागी और झट से उसे गले लगाकर उसकी बाहों में झूल गई। उसके ऐसा करने पर प्रेम को जोर का झटका लगा। एकदम से उसके कान के नीचे चिल्लाई तो वह होश में आया। पागल हो गए हो? बहुत बड़ा हीरो बनना है तुम्हें? ये क्या हीरोगिरी दिखा रहे थे? तुम्हें कुछ हो जाता तो? हथियार लौटे हो? तभी उसे खुद से अलग करते हुए प्रेम ने कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं मरूं या जीऊं? मर जाता तो ही अच्छा होता। मेरे बच्चे को तो मुझसे छीन लिया ना तुमने। जाओ, आजाद हो अपनी जिंदगी में। काश मैं मर जाता। वह इतना ही बोल पाया था कि कसकर उसके गाल पर एक और चांटा पड़ा और नैना बहुत गुस्से में उसे घूरने लगी। बहुत बकवास करने लगे हो तुम। कैसे फर्क नहीं पड़ेगा मुझे? आगे पीछे भमरे की तरह डोल डोल कर मेरे दिल में डेरा डाल दिया। सालों सिंगल रहने की सोच रही थी, डबल करके बकवास करते हो। उस पर गुस्से में चिल्लाई और उसके गले लग गई। मुझे अब फर्क पड़ता है प्रेम। जब तुम मेरे पीछे भाग रहे थे, कोई असर नहीं हो रहा था। जब से मुझसे दूर भागने लगे हो ना, तुम्हारी अहमियत पता चल गया। मुझे समझ आ गया कि मेरे लिए सिर्फ तुम हो। कार्तिक तो मेरा था ही नहीं और ना कभी हो सकता है। ये कहते हुए अब उसने प्रेम की आंखों में देखा। प्रेम, रियली आई लव यू। और हमारा बेबी जिंदा है। मैंने अबॉर्शन नहीं करवाया। नमी भरी आंखों से उसकी आंखों में देखकर वह बोली और झट से उसके लबों से लग गई। प्रेम की तो आंखें फैल गईं और साथ में उसकी बाहें नैना पर कस गईं। दूर से कार्तिक ने जब यह सीन देखा तो उसे भी अपनी मिस्री की याद आई। वह मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। जब धुआं हटा तो पुलिस वालों ने भी यह सीन देखा और जितने भी मुजरिम थे उन सबको घसीटकर पुलिस वैन कचरा गाड़ी में डालकर सारी गंदगी को वहां से ले गए। कार्तिक मिस्री के पास पहुंचा और उसने उसे भी अच्छे से गले लगा लिया। प्रेम की फिक्र में त्रिवेणी जी और कोकिला जी बाहर आईं तो उन्हें वह दोनों मजे से दूसरी दुनिया में ही खोए हुए नजर आए। वह दोनों सर झटकते हुए बंगले के अंदर गईं तो वही सीन अंदर भी चल रहा था। त्रिवेणी, अब आंखें बंद करने की आदत डाल लो। एक अंदर दूसरा बाहर, दो मजनू होते हैं। ये कहकर कोकिला जी हंसने लगी, फिर सख्त होकर बोली, तेरे घर में और तेरा मजनू तो गया ससुराल। जैसी करनी उसने की वैसा भरेगा। कुछ देर बाद घर में डॉक्टर को बुलाकर प्रेम का इलाज करवाया गया। नौकरों से पूरे घर को कोकिला जी ने व्यवस्थित करवा लिया तो धूमधाम से नैना मिश्री और कार्तिक प्रेम की शादी की तैयारी शुरू हो गई। घर पर और विवेक जी और राजेश के अरेस्ट होते ही बेबी और ललिता के बारे में भी पता चल गया। राजेश के वादे के बारे में बताकर कार्तिक ने बेबी को अपने पास रख लिया। ललिता को भी अपने साथ रहने के लिए कहा, लेकिन वह अपने मायके जाना चाहती थी। अपने बच्चों की परवरिश खुद करना चाहती थी, इसलिए वह अपने मायके चली गई। और बेबी को देखने के बाद मिश्री को पुरानी बातें थोड़ी थोड़ी याद आने लगी और विवेक जी ने राजेश के साथ मिलकर अब तक जितने भी गुनाह किए थे सबकी गिनती हुई और उसकी सजा भी मिली। रॉयल ग्रुप जो बार बार सर उठाने की कोशिश कर रहे थे, मगर प्रेम और कार्तिक के डर से उनके पसीने छूटने लगे। उन दोनों के जितने भी दुश्मन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, बस एक ख्याल से उनके कदम रुकने पर विवश थे कि उन दोनों ने अपने पिता को नहीं छोड़ा तो किसी और को क्या छोड़ेंगे। प्रेम अपने कमरे में नैना को गले लगाकर, जंगली बिल्ली, तुम सच बोल रही हो ना? मेरा बेबी अभी भी जिंदा है? क्या तुमने मुझे फिर से जंगली बिल्ली कहा? कॉकरोच कहीं के। नहीं बताती जाओ। वह उसे रूठ गई। वैसे तो मैं तुम्हें हमेशा जंगली बिल्ली बुलाऊंगा ही। तुम रूठो तो मना भी लूंगा। तुम भी तो मुझे कॉकरोच बुलाती हो। प्रेम ने उसकी आंखों में देखकर कहा। तो ठीक है, लेकिन खबरदार, तुम सिर्फ मेरे हो। किसी और को देखा तो बिल्ली तुम्हें नोच कर खा जाएगी। नैना ने खूंखार होकर उसे चेतावनी दी और उसके सीने से चिपक गई। नैना के पागलपन के पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि वह भी चाहती थी कि उसे भी मिस्री की तरह कोई चाहने वाला मिले, जो कि अब मिल चुका था। उससे भी थोड़ा ज्यादा पागल, इसलिए वह सुधरने पर मजबूर थी, क्योंकि एक पागल को पागल ही संभाल सकता है। वहीं कार्तिक अपने कमरे में दाखिल हुआ तो एकदम से मिस्री जाकर उसके गले लग गई और उसने किस करके उसका पूरा चेहरा भिगो दिया। अरे रुको भाई, आज इतनी मेहरबानी क्यों? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए पूछा तो मिस्री ने उसके कान के नीचे आकर कुछ कहा। खुशी के मारे कार्तिक की आंखें चमक गईं और उसने झट से उसे हवा में उठा लिया। थैंक यू सो मच मिस्री, मुझे भी डैडी बनाने के लिए।
कार्तिक ने प्यार से मिश्री को किस करके कहा। अब मिश्री और नैना की कार्तिक और प्रेम से बड़ी धूमधाम से शादी हुई और मिश्री और नैना की जिंदगी सिंदूरी हो गई। कार्तिक और प्रेम का प्यार जब उसमें मिला तो उनका इश्क सिंदूरी बन गया। दी एंड।